क्लास 11th के लिए बिजनेस स्टडी में कल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस पढ़ाया गया। उसमें व्यवसाय के मुख्यतः दो उद्देश्य बताए गए थे, जिसमें पहला है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, आर्थिक उद्देश्य। आर्थिक उद्देश्य में 3 हेडिंग्स थे: प्रॉफिट मेकिंग, क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स, इनोवेशन। आज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस में सोशल ऑब्जेक्टिव्स पढ़ाया जाएगा। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस में इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में यह बताया गया कि व्यवसाय का आर्थिक उद्देश्य क्या होता है। उसमें 3 हेडिंग में प्रॉफिट मेकिंग, लाभ अर्जित करना, क्रिएशन ऑफ कस्टमर, ग्राहक बनाना या ग्राहक का सृजन करना, और तीसरा इनोवेशन था, नव प्रवर्तन, यानी नए प्रकार से उपाय करके ग्राहकों को बनाए रखना। अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस में बिजनेस का सोशल ऑब्जेक्टिव्स, सामाजिक उद्देश्य क्या होता है। किसी व्यवसाय का स्थापना समाज में ही होती है और समाज के लिए ही होती है। व्यवसाय समाज का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। और व्यवसाय की प्रत्येक क्रियाएं समाज में रह करके ही संपन्न करनी होती है। इस प्रकार से व्यवसाय का समाज के प्रति उत्तरदायित्व भी होता है, ये भी जानना चाहिए। व्यवसाय का समाज के प्रति महत्वपूर्ण दायित्व होता है और सामाजिक उद्देश्य भी होता है, सोशल ऑब्जेक्टिव्स होता है। उसमें पहला हेडिंग है हाई क्वालिटी गुड्स एट फेयर प्राइस। उच्च किस्म की वस्तुएं उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना। समाज को उच्च किस्म की वस्तुएं, हाई क्वालिटी गुड्स, और उचित मूल्य पर उसे समाज को उपलब्ध कराना। तो व्यवसाय का यह प्रथम उद्देश्य है कि समाज के लोग, या ऐसा कहिए कि कंज्यूमर को सदैव अच्छी किस्म की वस्तुएं और जितना चाहे पर्याप्त मात्रा में और उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना। व्यवसायी को चाहिए कि वस्तुओं में मिलावट, एडल्टरेशन न करें, होर्डिंग, जमाखोरी न करें, और उपभोक्ताओं की आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं को उपलब्ध कराएं। प्रॉफिटरिंग, मुनाफाखोरी की प्रवृत्ति से भी बचते हुए उचित दाम, उचित मूल्य पर वस्तुओं की विक्रय करें। समाज के लिए व्यवसाय की ये तीनों क्रियाएं, एडल्टरेशन, होर्डिंग एंड प्रॉफिटरिंग, यह सही नहीं है। ये समाज के विरोधी कार्य। इसलिए व्यवसाय और व्यवसायी को यह चाहिए कि इन तीनों क्रियाओं को व्यवसाय के उद्देश्य से दूर रखना चाहिए। सेकंड नंबर पर है कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी डेवलपमेंट।
समाज के विकास में योगदान। सोशल ऑब्जेक्टिव्स में, व्यवसाय का सोशल ऑब्जेक्टिव्स में समाज के विकास में योगदान व्यवसाय के द्वारा व्यवसाय समाज में ही जन्म लेता है और बढ़ता भी है। इसलिए व्यवसाय को चाहिए कि समाज को कुछ योगदान दे, उसके विकास में, समाज के विकास में कुछ योगदान दे। जैसे पुस्तकालय, चिकित्सालय, शैक्षणिक संस्था आदि स्थापित करके व्यवसाय अपने इस उद्देश्यों को पूरा कर सकते हैं। पुस्तकालय में पुस्तकें रहती हैं जिसे समाज पढ़ करके अच्छी बातों को ग्रहण करता है। मुफ्त का चिकित्सालय, जिसमें समाज के गरीब लोग की चिकित्सा मुफ्त में होती है या कम पैसे पर होती है। शैक्षणिक संस्था, जिसमें गरीब के बच्चे मुफ्त में पढ़ते हैं या कम फीस देकर के पढ़ते हैं। तो ये तीनों प्रकार की सुविधाएं देकर के व्यवसाय समाज के विकास में योगदान देता है। थर्ड नंबर पर है फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर्स, विनियोजकों को पर्याप्त लाभ। बिजनेस करने में केवल बिजनेसमैन का ही कैपिटल नहीं रहता है, कुछ समाज के इन्वेस्टर, विनियोगकर्ता जिनकी बचत होती है वो विनियोग करते हैं, जिससे व्यवसाय एक बड़ा रूप ले सकता है या बड़ा रूप में हम कर सकते हैं व्यवसाय को जो है। इस तरह से देखा जाए तो उस व्यवसाय पर एक व्यक्ति का स्वामित्व न होकर के कई व्यक्तियों का स्वामित्व होता है। जो इन्वेस्टर है वो इन्वेस्ट किया बिजनेस में, तो वो भी एक तरह से व्यवसाय का स्वामी ही होता है। अब देखते हैं शेयर मार्केट। कंपनियां शेयर के माध्यम से अपनी कैपिटल इकट्ठा करती है। कंपनियां उन शेयरों को जो है समाज को विक्रय करती है और विक्रय करके तब जो है कैपिटल इकट्ठा करती है और उस कैपिटल से अपना व्यवसाय करती है। जनता क्यों शेयर लेती है? कंपनी को जो लाभ होता है तो पर शेयर जनता को कंपनी के लाभ में से हिस्सा मिलता है, एक उसका भाग मिलता है। तो इसके लाभ में हिस्सा पाने के लिए जनता शेयर क्रय करती है, इन्वेस्टर शेयर क्रय करता है। और दूसरा लाभ आप देखते हैं कि उस शेयरों का मूल्य बढ़ता है। तो शेयरों का मूल्य जब बढ़ता है, कब बढ़ता है? जब कंपनी को लाभ होता है, शेयर का मूल्य बढ़ता है। तो उस तरह से भी जनता जो शेयर क्रय करती है या इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करते हैं उनको लाभ होता है। तो इस तरह से फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर, व्यवसायी को चाहिए कि विनियोजकों को भी पर्याप्त लाभ दें। चौथा है प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, रोजगार उपलब्ध कराना। आज बेरोजगारी बहुत बढ़ी है और यह देश के लिए, समाज के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। रोजगार प्राप्त करना, व्यवसायी और व्यवसाय का यह उद्देश्य होना चाहिए कि इस बेरोजगारी को दूर करने के लिए भी काम करें। अपने देश में ही उपलब्ध लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करें, जिसमें बेसहारा और विकलांग लोगों का विशेष ध्यान रखना चाहिए।
तो ये था व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य, सोशल ऑब्जेक्टिव्स। अब व्यवसाय प्रारंभ करते समय ही व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना ही होता है। तो अब हुआ कि व्यवसाय के लिए लाभ कमाना आवश्यक है क्या? अब देखा जाए कि यदि लाभ नहीं कमाया जाए तो क्या व्यवसाय चलता रहेगा? ऐसा पहले ही बताया गया है कि भाई जब व्यवसाय में लाभ नहीं होगा तो व्यवसाय चलाना मुश्किल हो जाता है। तो इस प्रकार से व्यवसाय में लाभ की भूमिका क्या है? रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। पहला, लंबे समय तक जीवित रहने के लिए, फॉर लॉन्ग सर्वाइवल। व्यवसाय को जीवित रहने के लिए, व्यवसाय लंबे समय तक जीवित रहने का अर्थ है कि व्यवसाय लंबे समय तक चलता रहे। कैसे चलेगा? किसी भी जीव को जीने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार व्यवसाय को जीवित रहने के लिए लाभ की आवश्यकता होती है। लाभ ही व्यवसाय को लंबे समय तक चलते रहने में सहायता कर सकता है। अगर व्यवसाय और व्यवसायी को लाभ नहीं होगा तो वह समाप्त हो सकता है। क्या समाप्त हो जाता है? प्राय यह भी देखा जाता है कि यदि लाभ कम हो गया तो लाभ अधिक करने के लिए उपाय करते हैं या उसे बंद कर देते हैं, उस व्यवसाय को बंद कर देते हैं। और सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो व्यवसाय ही लोगों की आवश्यकता को पूरा करते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं व्यवसायों का होना आवश्यक है और इनको बनाए रखने के लिए लाभ की एक अहम भूमिका होती है। 2 नंबर पर रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस में सेकंड नंबर है फॉर रैपिड ग्रोथ, अतिशीघ्र विकास के लिए। व्यवसाय का विकास, व्यवसाय का विकास से प्राय अतिशीघ्र माने तुरंत, जल्द से जल्द, यानी कि उसके आकार प्रकार में निरंतर वृद्धि हो। प्राय सभी व्यवसायी चाहते हैं कि हमारे व्यवसाय का विकास हो, लेकिन अब प्रश्न यह है कि व्यवसाय का विकास कैसे संभव है? तो व्यवसाय के विकास में इस प्रश्न का उत्तर है कैसे विकास संभव है? तो अधिक लाभ होने से ही यह व्यवसाय का विकास संभव है। जब व्यवसाय में लाभ होगा तभी व्यवसाय का विकास संभव है। लाभ का अर्थ होता है धन, मनी का प्राप्त होना। अब यह धन कहाँ से आएगा? धन प्राप्त करने के लिए अनेक साधन है। जैसे कंपनी शेयर इशू करती है, डिवेंचर इशू करती है, जो लाभ होता है उसको री इन्वेस्ट करती है, पुनर्विनियोग करती है। इस प्रकार से कंपनी या व्यवसाय धन को प्राप्त करके और अपने व्यवसाय का विकास करती है और उसका मुख्य उद्देश्य यानी कि लाभ कमाना है, अधिक से अधिक लाभ कमाना है। तो जितना अधिक लाभ होगा उस लाभ को बचत करके और उसे री इन्वेस्ट करके
बिजनेस का डेवलपमेंट, ग्रोथ जो है संभव होता है। तो इस तरह से देखा जाए तो परिणामतः उस व्यवसाय का विकास कब हो सकता है, जबकि उस व्यवसाय को अधिकतम लाभ हो। तो इस तरह से लाभ की भूमिका व्यवसाय के विकास में भी उतनी ही कारगर है। तीसरा नंबर है फॉर इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, कुशलता वृद्धि के लिए। कोई भी व्यक्ति काम क्यों करता है, तो वह अपने स्वयं के हित के लिए ही कार्य करता है। किसी भी व्यवसाय को चलाने के लिए दो पक्षों की भागीदारी होती है, स्वामी वर्ग तथा कर्मचारी वर्ग। ओनर्स चाहते हैं कि उन्हें अधिक से अधिक लाभ मिले, इसलिए वे अधिक व अच्छा काम करने का प्रयास करते हैं, जबकि दूसरी तरफ कर्मचारी चाहते हैं कि उन्हें अधिक से अधिक बोनस, जो लाभों का एक हिस्सा होता है, वह मिले। इसी उम्मीद से वे भी अधिक व अच्छा काम करके व्यवसाय के लाभ को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। इस तरह से देखा जाए तो लाभ ही ऐसी शक्ति है जो दोनों पक्षकारों को अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित करती है और लाभ के लिए ही व्यवसाय की कुशलता में वृद्धि भी करती है। इस तरह से लाभ वह शक्ति है जो लोगों को अधिक से अधिक व अच्छा से अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करती है। 4 नंबर फॉर बिल्डिंग प्रेस्टीज एंड रिकॉग्निशन, प्रतिष्ठा व पहचान बनाने के लिए। प्रत्येक व्यवसायी चाहता है कि समाज में उसकी प्रतिष्ठा बढ़े और उसका एक अलग पहचान हो। इन दोनों के प्राप्ति के लिए, यानी कि प्रतिष्ठा और अलग पहचान के लिए, सभी पक्षकारों को संतुष्ट करना होता है। पक्षकार में ग्राहक हो गए, कर्मचारी वर्ग हो गए, इन्वेस्टर हो गए, ये सभी पक्षकार हैं। तो इन सभी को संतुष्ट करना पड़ता है। जबकि एक व्यवसायी सभी पक्षकारों को संतुष्ट करना चाहता है, लेकिन यह कैसे संभव है? इन सभी का एक ही उत्तर है कि यदि लाभ पर्याप्त होता है तो उस लाभ से कर्मचारी को वेतन के साथ बोनस देकर के संतुष्ट कर सकता है, अंशधारियों को लाभांश डिविडेंड देकर संतुष्ट कर सकता है, तो इस तरह से व्यवसाय भी लाभ के आधार पर ही वस्तुओं का उत्पादन अधिक करेगा, अधिक बिक्री होगी, अधिक कस्टमर उससे जुड़ेंगे, तो उसका समाज में भी एक पहचान बनेगा और उसकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। तो यहाँ भी देखा गया कि लाभ से इन समस्याओं का समाधान हो सकता है। अब अगला है
फॉर अर्निंग मोर प्रॉफिट, अधिक लाभ अर्जित करने के लिए। सभी व्यवसाय का उद्देश्य होता है अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना। लाभों से व्यवसाय में पर्याप्त धन उपलब्ध रहता है, जिससे हम कैश परचेज कर सकते हैं। जब कैश परचेज करेंगे, कैश डिस्काउंट प्राप्त होगा। वह कैश डिस्काउंट भी बिजनेस के लिए लाभ होता है। कस्टमर को क्रेडिट सेल करके सेल्स को बढ़ा सकते हैं। सेल्स जितना ही अधिक बढ़ेगा उतना ही अधिक लाभ होगा। रॉ मटेरियल, कच्चे माल का स्टॉक करके प्रोडक्शन प्रोसेस को बिना रुकावट कार्यों को हम कर सकते हैं, उत्पादन कर सकते हैं। इस तरह से देखा जाए तो यह श्रृंखला बन जाती है लाभ, धन और अधिक लाभ। और जब यह एक बार प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो लगातार चलती रहती है, लाभ होता रहता है। रॉ मटेरियल पहले ही क्रय करके अधिक मात्रा में रख लिया जाता है, उत्पादन होता रहता है, बिना रुकावट के उत्पादन होता रहता है, अधिक वस्तुओं का उत्पादन होता है, जिससे अधिक बिक्री होगी, फिर वही लाभ पा जाएंगे, जिससे अधिक लाभ होगा। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। इस तरह से रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, व्यवसाय में लाभ की भूमिका है। लाभ इस तरह से व्यवसाय को गति प्रदान करता है। अब अगला हम लोग को पढ़ा जाना है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, व्यवसायिक क्रियाओं का वर्गीकरण। कल ही बताए थे हम कि व्यवसाय के अंतर्गत वस्तुओं के उत्पादन से व्यवसाय स्टार्ट होता है और आधुनिक युग में वह समाप्त कहाँ होता है? उपभोक्ताओं को संतुष्ट करके व्यवसाय की क्रिया वहाँ समाप्त होती है। यानी कि उत्पादन करना, उत्पादन का स्थान से उपभोक्ताओं के घर तक पहुँचाना और उपभोक्ता के घर तक पहुंचने के बाद उसे संतुष्ट करना, यहाँ तक क्रियाएं जो है वो सभी व्यवसाय के अंतर्गत आती हैं। अब उत्पादन संबंधी क्रियाओं को उद्योग कहते हैं, इंडस्ट्री कहते हैं, और उत्पादित वस्तुओं को उत्पादन का स्थान से उपभोक्ताओं तक पहुँचाने की क्रिया को वाणिज्य, कॉमर्स कहते हैं। अब इसका विभाजन भी किया जा सकता है कि वाणिज्यिक क्रियाओं को कितने भाग में बांट सकते हैं। बिजनेस एक्टिविटी, व्यवसायिक क्रियाएं दो भागों में बांटी जा सकती है। पहला है इंडस्ट्री, उद्योग। उद्योग के अंतर्गत जो है केवल वस्तुओं का उत्पादन होता है। और दूसरा है वाणिज्य, कॉमर्स। तो वाणिज्य के अंतर्गत यही बताया मैंने कि उत्पादन के बाद उत्पादन का स्थान तक उपभोक्ताओं तक वस्तुओं को पहुंचाना, और भी मैंने आगे कहा कि उनको उपभोक्ताओं को संतुष्ट करना, यह कार्य वाणिज्य के अंतर्गत आता है, कॉमर्स के अंतर्गत आता है। अब कॉमर्स में दो क्रिया, ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड, व्यापार एवं व्यापार में सहायक क्रियाएं।
तो पहला इसमें है बिजनेस एक्टिविटीज़ में इंडस्ट्री, उद्योग से प्राय उस आर्थिक क्रिया से है जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करती है। इट रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी which undertakes the production of goods and services. वे सभी क्रियाएं जिसकी सहायता से रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में परिवर्तित करते हैं, वे सभी क्रियाएं उद्योग के अंतर्गत आती हैं या उद्योग इंडस्ट्री प्रोसेस में उसे सम्मिलित की जाती है। शाब्दिक अर्थ से देखा जाए उद्योग से तात्पर्य वस्तुओं के उत्पादन एवं निर्माण से। उद्योग के अंतर्गत प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए पदार्थों में रूप उपयोगिता या सीजन करके उन्हें उपभोग योग्य बनाना उद्योग के अंतर्गत आता है। रॉ मटेरियल को रूप में परिवर्तित करना यह उद्योग के अंतर्गत आता है। गेहूं प्रकृति द्वारा प्रदत्त वस्तु है। गेहूं से आटा बनाना, सूजी बनाना, मैदा बनाना, इससे और भी कई प्रकार की खाने योग्य वस्तुओं को बनाना, तो ये उद्योग के अंतर्गत आता है। अब उद्योग के प्रकार में, तो उद्योग को 3 प्रकार का माल तैयार किया जाता है। उद्योग में 3 प्रकार का माल तैयार किया जाता है। उत्पादक माल या पूंजीकृत माल, प्रोड्यूसर्स आर कैपिटल गुड्स। जिन वस्तुओं को दूसरे उद्योगों द्वारा उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है उन्हें उत्पादक वस्तुएं, प्रोड्यूसर गुड्स कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मशीनरी, प्लांट, यंत्र। अब इसका उत्पादन किया जाता है दूसरे के प्रयोग करने के लिए। इस को बनाने के बाद दूसरे इसका प्रयोग करते हैं। इसे कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स कहते हैं। मशीनरी की सहायता से हम दूसरे वस्तु निर्माण करते हैं। मशीनरी जिसने उत्पादन किया वो भी उद्योग है, लेकिन मशीनरी का उत्पादन दूसरे वस्तुओं के उत्पादन के लिए किया गया है, इसलिए मशीनरी को प्रोड्यूसर गुड्स के अंतर्गत कहेंगे। दूसरा प्रकार है कंज्यूमर गुड्स, उपभोक्ता माल। जिन वस्तुओं को उत्पादन के बाद सीधे उपभोक्ताओं द्वारा प्रयोग किया जाता है उसे कंज्यूमर गुड्स कहते हैं। ब्रेड बनाया जाता है, अब उसका दूसरा प्रयोग नहीं है। अब ब्रेड का प्रयोग सीधे उपभोक्ता खाने के प्रयोग में करता है। कपड़ा भी कंपनी कपड़ा बना दी, बनाने के बाद जो है कपड़ा का प्रयोग उपभोक्ता जो है कंज्यूमर सीधे करता है। दवाइयाँ कंपनी
उद्योग के अंतर्गत जो है दवाइयाँ बनती है और सीधे जो है पेशेंट जो उपभोक्ता है उसके वह प्रयोग करता है। तो इस तरह से इसे कंज्यूमर गुड्स कहते हैं। तीसरे नंबर पर इंटरमीडिएट गुड्स, मध्यवर्ती माल। अब जैसे कई उद्योग ऐसी वस्तुओं को उत्पादन करते हैं जिनको किसी दूसरे उद्योग में प्रोसेस करके कोई नई वस्तु बनाई जाती है। प्लास्टिक, रबड़, एल्युमिनियम आदि। तो प्लास्टिक का निर्माण हुआ और प्लास्टिक का निर्माण होने के बाद फिर उससे प्लास्टिक से तरह तरह के कुर्सी, मेज, कई चीज़ें प्लास्टिक की बनाई जा रही है आजकल। तो उस उद्योग के लिए बनाया गया प्लास्टिक। फिर एल्युमिनियम से भी कई वस्तुएं बनाई जाती है। पहले एल्युमिनियम का उत्पादन होता है, फिर एल्युमिनियम से भी कई वस्तुएं बनाई जाती है। तार, बर्तन। तो इस तरह से इनको इंटरमीडिएट गुड्स, मध्यवर्ती माल कहते हैं। अब उद्योगों के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री। उद्योग के अंतर्गत 3 प्रकार के माल तैयार किए जाते हैं, जिसके बाद बताया गया कि उत्पादक माल, उपभोक्ता माल, मध्यवर्ती माल। अब उद्योग के प्रकार। उद्योग के प्रकार में 3 प्रकार यहाँ है। प्राथमिक उद्योग, प्राइमरी इंडस्ट्री। गौण उद्योग, सेकेंडरी इंडस्ट्री। तृतीय श्रेणी के उद्योग अथवा सेवा उद्योग, टर्टियरी इंडस्ट्री और सर्विस इंडस्ट्री। प्राथमिक उद्योग में 2 प्रकार के उद्योग होते हैं। जेनेटिक इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। जननिक उद्योग, निष्कर्षण उद्योग। प्राइमरी इंडस्ट्री, प्राथमिक उद्योग में वे क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं जिनके द्वारा नेचुरल रिसोर्सेज का प्रयोग करके अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध किया जाता है। प्राथमिक उद्योग में 2 प्रकार होते हैं। पहला है जेनेटिक इंडस्ट्री, जननिक उद्योग। जननिक उद्योगों का अभिप्राय उन उद्योगों से है जिनके अंतर्गत पशुओं, वनस्पति की नस्लों को सुधार कर उन्हें अधिक उपयोगी बनाया जाता है। जेनेटिक इंडस्ट्री में पशुपालन, मुर्गी पालन, पौधारोपण, इन सभी को सम्मिलित किया जाता है। प्राइमरी इंडस्ट्री में सेकंड नंबर है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, निष्कर्षण उद्योग। निष्कर्षण उद्योग का अभिप्राय उन उद्योगों से है जिनके अंतर्गत पृथ्वी, जल, वायु से कोई पदार्थ निकाला जाता है। जैसे पृथ्वी खानों व कुओं से कोयला, लोहा, गैस, तेल आदि का निकालना, खुली खानों से पत्थर निकालना, कृषि से अनाज व अन्य वस्तुओं को उत्पादन करना, ये निष्कर्षण उद्योग है। प्राथमिक उद्योग, प्राइमरी इंडस्ट्री में ये 2 प्रकार के उद्योग होते हैं। यानी कि प्राइमरी इंडस्ट्री में कच्चा माल का उत्पादन होता है।
और उससे फिर जो है दूसरी इंडस्ट्री प्रयोग करके अन्य वस्तुओं को बनाती है। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री, गौण उद्योग। गौण उद्योग से अभिप्राय उन उद्योग से है जो प्राथमिक उद्योग द्वारा उत्पादित कच्चे माल का प्रयोग करता है तथा उसे तैयार माल में प्रयोग। अभी बताया गया कि प्राइमरी इंडस्ट्री में केवल रॉ मटेरियल जो है तैयार किया जाता है और उस रॉ मटेरियल का प्रयोग सेकेंडरी इंडस्ट्री में होता है। अब जैसे कपास का उत्पादन, तो कपास का उत्पादन ये प्राइमरी इंडस्ट्री में, किसान खेतों में कपास का पौधा लगा करके और उससे काटन निकालता है। अब उस काटन से, काटन का प्रयोग करके, काटन का प्रयोग सेकेंडरी इंडस्ट्री में कपड़ा बनाने में होता है। तो इसे जहाँ कपड़ा बनता है उसे सेकेंडरी इंडस्ट्री कहते हैं। सेकेंडरी इंडस्ट्री दो प्रकार की होती है। पहला मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, निर्माणी उद्योग। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से प्राय उन उद्योगों से जिनमें कच्चे माल, रॉ मटेरियल अथवा सेमी फिनिश्ड मटेरियल, अर्धनिर्मित माल को मानव और मशीनों की सहायता से तैयार माल, फिनिश गुड्स में परिवर्तित किया जाता है। जैसे ही बताया मैंने कि कपास में काटन, रुई का उत्पादन किसान के द्वारा किया जाता है, उसे प्राइमरी इंडस्ट्री में रखते हैं। और फिर कपड़े बनाने के कंपनी के द्वारा कपड़ा तैयार करना, यह सेकेंडरी इंडस्ट्री गौण उद्योग का कार्य होता है। यह गौण उद्योग में आता है। खान की बात किया मैंने कि खानों से कच्चे लोहे निकाले जाते हैं और उस कच्चे लोहे निकालना यह प्राइमरी इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। और फिर उस कच्चे लोहे को एक अच्छे प्रकार का इस्पात बनाना या और वस्तुएं बनाना, यह सेकेंडरी इंडस्ट्री में आता है। अब लोहे से देखते हैं आप जो है घर बनाने में जो सरिया काम आता है, गार्टर बनता है, गेट बनता है, जंगला बनता है, तो यह जो है आपका सेकेंडरी इंडस्ट्री में आएगा। गन्ना का उत्पादन करना प्राइमरी इंडस्ट्री में है। खेतों में किसान गन्ना उत्पादन करता है। उस गन्ने से चीनी मिलों के द्वारा चीनी तैयार करना और भी पदार्थ, चीनी के गन्ने से चीनी के साथ साथ और पदार्थ भी तैयार किए जाते हैं। तो चीनी तैयार करना और पदार्थ तैयार करना यह सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। इस प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंतर्गत यह कार्य होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को चार भागों में बांटा या चार प्रकार में बांटा जा सकता है। पहला है एनालिटिकल इंडस्ट्री, विश्लेषणात्मक उद्योग। अब इसके अंतर्गत अनेक प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, जैसे कच्चे तेल से पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन का उत्पादन करना। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, प्राविधिक उद्योग। तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंतर्गत वे उद्योग आते हैं जिनमें कच्चा माल को विभिन्न उत्पादन प्रक्रिया प्रोसेस से निकालकर उपयोगी वस्तु तैयार की जाती है। गन्ने से चीनी तैयार करना और भी पदार्थ तैयार करना। तीसरे नंबर पर है सिंथेटिक इंडस्ट्री, सम्मिश्रण उद्योग। इसके अंतर्गत अनेक कच्चे पदार्थों को मिलाकर एक नया अधिक उपयोगी पदार्थ तैयार किया जाता है, जैसे चूना,
पत्थर, जिप्सम, वो कोयले को मिलाकर सीमेंट तैयार किया जाता है। तो इसे सीमेंट तैयार करने की इंडस्ट्री को सिंथेटिक इंडस्ट्री कहते हैं। असेंबलिंग इंडस्ट्री, संयोजक उद्योग। इसे असेंबलिंग इंडस्ट्री के अंतर्गत जो है वे उद्योग सम्मिलित किए जाते हैं जिनमें विभिन्न उद्योगों द्वारा निर्मित पुर्जों को जोड़कर नई नई उपयोगी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। साइकिल, रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर, स्कूटर आदि का निर्माण करना, उसके पार्ट जो है कई छोटे छोटे उद्योगों में बनाए जाते हैं और उन पार्टों को जोड़ करके यह रूप दिया जाता है साइकिल, रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर, स्कूटर का। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में 4 प्रकार के उद्योगों को बताया गया। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री में सेकंड नंबर पर इंडस्ट्री है आपका कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री, रचनात्मक उद्योग। इसके अंतर्गत दूसरे उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं का प्रयोग करके कंस्ट्रक्टिव वर्क किए जाते हैं। ये सीमेंट फैक्ट्री द्वारा तैयार किया गया, लोहे की कंपनी द्वारा तैयार किया गया, ईंट, लकड़ी, ये अलग अलग उद्योग द्वारा तैयार किया गया। और इन सभी को मिलाकर लोहा, सीमेंट, ईंट, लकड़ी को मिला करके बिल्डिंग का निर्माण किया जाना, भवन का निर्माण किया जाना, पुल का निर्माण किया जाना, सड़क का निर्माण किया जाना, बांध का निर्माण किया जाना। तो यह जो कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। और कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री प्राय ऐसी वस्तुओं का निर्माण करते हैं जो अस्थायी प्रकृति की होती है और जिनका प्रयोग सार्वजनिक हित के लिए किया जाता है, पब्लिक के लिए किया जाता है। टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री में प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और थर्ड नंबर पर टेरिटरी इंडस्ट्री या सर्विस इंडस्ट्री, सेवा उद्योग। तो तृतीय श्रेणी के उद्योगों में सर्विस इंडस्ट्री जिसको कहते हैं, इसके अंतर्गत उन सर्विसों को सम्मिलित किया जाता है जो व्यवसाय को बिना बाधा के चलाने में सहायता करते हैं। अब जैसे बताया गया, मैंने व्यवसाय में कहा कि उत्पादन के स्थान से उपभोक्ता तक ले जाने के बीच में जो क्रियाएं की जाती है वो वाणिज्य के अंतर्गत आती हैं। अब जैसे अगर ट्रांसपोर्ट की सुविधा न हो तो वस्तु उत्पादन का स्थान से उपभोक्ता तक जाएगी क्या? नहीं। तो यह ट्रांसपोर्ट तृतीय श्रेणी के उद्योग हैं। पीछे मैंने बताया इसी चैप्टर में कि पहले वस्तुओं का उत्पादन बाद में करते थे, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जैसे आवश्यकता महसूस किया गया तब वस्तुओं का आविष्कार किया गया, ये पहले था। लेकिन अब आविष्कार कर दिया जाता है और धीरे धीरे जनता को एहसास कराता है कि यह वस्तु आपके लिए आवश्यक है। तो ऐसे कंडीशनों में व्यक्ति को, जनता को कैसे महसूस होगा कि यह वस्तु हमारे लिए आवश्यक है? विज्ञापन के माध्यम से कंपनियां विज्ञापन करती है, जनता के सामने विज्ञापन भी करती है और बताती है कि इस वस्तु का प्रयोग किया है, इस वस्तु का प्रयोग करने से आपका जीवन कितना आसान हो जाएगा। तो विज्ञापन भी, यह भी जो है सेवा उद्योग में आता है। एक बार उत्पादन करने के बाद पूरे वर्ष तक वस्तुएं आराम से बिना कमी की मिलती रहे, इसके लिए
स्टोरेज करना आवश्यक है। स्टोर बना करके यह भी सुविधा दिया जाता है। तो ये भी सेवा उद्योग है। जैसे अगर कोल्ड स्टोर ना हो तो हम आलू पूरे वर्ष भर नहीं प्राप्त कर सकते हैं। 2 से 3 महीने में आलू सड़ करके समाप्त हो जाएगा। इसलिए कोल्ड स्टोरेज में आलू को रखते हैं और पूरे वर्ष भर जो है आलू बिना बाधा के सभी उपभोक्ताओं के पास पहुंचता रहता है और प्रयोग करते रहते हैं। तो स्टोरेज भी, यह भी सर्विस इंडस्ट्री में आ जाता है। अभी मैंने कहा कि अगर कोल्ड स्टोर ना हो तो आलू 2 से 3 महीने में, गर्मी के दिनों में ही सड़ जाएगा। तो सड़ने से बचाने के लिए उसका बीमा भी कराया जाता है। यदि ऐसा होता भी है, बीमा कंपनी बीमा करके उसके हानि को कवर करने के लिए तैयार है। तो बीमा कंपनी भी एक तरह से व्यवसाय में सहायता करती है, वो भी सर्विस देती है अपना। कोई व्यवसाय करने के लिए उसे पूंजी की आवश्यकता होती है, लेकिन क्या वही व्यवसाय कर सकता है जिस पर पूंजी है? नहीं। पूंजी नहीं होने के बाद भी बैंक से लोन लेकर के व्यवसाय किया जा सकता है। तो व्यवसाय के अंतर्गत बैंक भी अपना सेवा प्रदान करता है। तो बैंक के कार्य भी सर्विस इंडस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार से देखा गया कि यातायात, बैंक, बीमा, विज्ञापन, संग्रहण आदि की सेवा उद्योगों के नाम से जाना जाता है। व्यवसाय के अंतर्गत अनेक बाधाएं उत्पन्न होती है। इन बाधाओं को दूर करने में ये सभी जो है कैसे सहायता करते हैं, इसको बताया गया आपको जो है।